सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग श्री गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय सुजानगंज जौनपुर के तत्वावधान में बड़े महत्वपूर्ण अवसर पर एक संवाद श्रृंखला जो चल रही है उस पर हम सब उपस्थित हुए हैं। आप सबका मेरी ओर से बहुत स्वागत है। सरस्वती वंदना के साथ मैं अपनी बात आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती विद्याद्यापहा। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ये संस्कृत सप्ताह का आयोजन विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है और इसी क्रम में श्री गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय द्वारा भी ये आयोजन हो रहा है। भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। 75 वर्ष हो गए हैं और इन 75 वर्ष के अवसर पर भारत सरकार की ओर से अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है। ये हम सब के लिए आत्मावलोकन का विषय है कि हम इन 75 साल की यात्रा में जो परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर हम बढ़े हैं उसमें हमने क्या पाया है, क्या पाना शेष है और किस प्रकार के अवसर और उपक्रम की अभी आवश्यकता है। ये आत्म मूल्यांकन का अवसर भी है और इस अवसर पर आज 10 अगस्त का दिन है। आज़ादी की दृष्टि से इस दिन का भी बड़ा विशेष हम सबके लिए महत्व है। आज से ठीक एक दिन पहले 9 अगस्त 1942 को भारतवर्ष के हमारे स्वतंत्रता संग्राम के रणवीरों ने, रणबांकुरों ने भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी थी और ये बड़ा व्यापक रूप से जो आंदोलन हुआ वो अंतिम आंदोलन था परतंत्र भारत का। 9 अगस्त को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत होनी थी और उसके पहले ही गांधी, नेहरू आदि बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन आंदोलन का विस्फोट हो चुका था और इतना व्यापक आंदोलन था और इसी समय दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा था। इस दूसरे विश्व युद्ध और भारत की आज़ादी के आंदोलन ने देश को एक बड़ा संदेश दे रहे थे कि अब भारत परतंत्र नहीं रहने वाला है और जिसकी परिणति 15 अगस्त 1947 को लगभग 5 साल बाद भारत छोड़ो आंदोलन के वो आज़ादी के रूप में होती है। अब हमारे पास अपना तंत्र था, अपनी व्यवस्था थी, अब हम परतंत्र नहीं थे, लेकिन शायद हमारी परतंत्रता राजनीतिक रूप से तो मुक्त हो चुकी थी। क्या हम मानसिक रूप से भी अभी स्वतंत्र हो पाए थे? देश अंग्रेजों के हाथों लगभग 200 वर्षों का गुलाम था। इन 200 वर्षों की गुलामी केवल सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक नहीं थी, बल्कि इसने हमारे कहीं न कहीं मन पे, हृदय पे भी ऐसा प्रभाव डाला था कि और हम मन और हृदय से भी गुलाम मानसिकता से गुजर रहे थे।
और ये जो मन और हृदय पर गुलामी का कब्जा हो जाता है, ये कब्जा आप राजनीतिक रूप से जब आप स्वतंत्र हो जाते हैं उसके बाद भी ये बना रहता है। जो हमारे पास प्रशासनिक ढांचा था, जो हमारे पास शिक्षा का ढांचा था, जो हमारी व्यवस्थाएं थी, वो सारी चीज़ें हमारे पास अंग्रेजों की दी हुई व्यवस्था थी। और इसलिए जो हमारे पास व्यवस्था मिली थी उसी में हमको फिलहाल तो आगे बढ़ना था। लेकिन हमारे जो देश के नायक थे उनकी एक कल्पना भी थी कि भारत का विकास भारत की दृष्टि से हो। तो भारत की दृष्टि से हो तो फिर समझना पड़ेगा कि भारत की वो दृष्टि क्या है, भारत का वो जीवन क्या है, भारत का वो दर्शन क्या है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हमको स्वतंत्रता के बाद अपना विकास करना था। तो हमारा ध्यान जाता है कि हमारी जो संस्कृत वाङ्मय है वो हमारी जीवन दृष्टि थी। देखिए, यहाँ एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि संस्कृत जो है वो एक भाषा नहीं है, ये जन संवाद का माध्यम नहीं है। बाकी भाषाएं जन संवाद का माध्यम होती है, बातचीत का माध्यम होती है, अध्ययन का माध्यम होती है, शिक्षा का माध्यम होती है, सामाजिक व्यवस्था का माध्यम होती है। लेकिन जो भारत की संस्कृत भाषा है, ये भारत की संस्कृति का परिचायक है, भारत के जीवन दर्शन का परिचायक है, ये भारत की परिभाषा है। और भारत को अगर समझना है तो बिना संस्कृत के हम समझ नहीं सकते। तो हमें निश्चित रूप से अगर भारत की दृष्टिकोण से विकास करना है तो संस्कृत का ज्ञान और उस वाङ्मय में जो हमारे ज्ञान भंडार हैं उनका अध्ययन और उनकी समझ और उनका संस्कार आवश्यक है। क्योंकि संस्कृत दुनिया में एकमात्र वर्तमान में एक ऐसी भाषा है जो जनभाषा नहीं है लेकिन जीवंत भाषा है। देखिए, भाषा और बोली का उपयोग जो मुख्य उसका हेतु है, जो मुख्य कारण है, जो मुख्य उसका उपयोग है, वो है संवाद, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम ही भाषा होती है। लेकिन संस्कृत लोक और जन में तो प्रचलित है नहीं। बातचीत में हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, बंगाली होगी, मराठी होगी, विदेशियों के लिए उनकी भाषाएं होगी, लेकिन आम जन की भाषा तो हमारी संस्कृत नहीं है। लेकिन फिर भी जीवंत है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ये बिना दैवी कृपा और दैवी शक्ति के ये नहीं हो सकता कि कोई भाषा उपयोग में ना आती हो सामान्य जन के। ठीक है, कुछ लोग उपयोग करते हैं, संस्कृतानुरागी लोग उसको उपयोग में लाते हैं, लेकिन सामान्य जन की भाषा नहीं है। लेकिन जीवंत है, इसका अपना दर्शन है, ये जीवन, इसमें एक चेतना है। तो ये संस्कृत भाषा की ही विशेषता है। अब इस संस्कृत भाषा में यह कौन सा ज्ञान विज्ञान है जो हमारे राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जब भी कभी शिक्षा व्यवस्था की बात आती है तो पहला उसमें विचार आता है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है। स्वाभाविक रूप से शिक्षा का एक उद्देश्य रोजगार होता है, और खास करके जब हम 140 करोड़ के देश में जब शिक्षा की बात करते हैं तो उसको रोजगार से अलग करके कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं सोच सकते। क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति के योगक्षेम का निर्वहन भली भांति होगा तभी वह राष्ट्र उन्नत राष्ट्र होगा, वो समाज समृद्ध समाज होगा। तो शिक्षा का एक उद्देश्य तो जीवन यापन के योग्य व्यक्ति का निर्माण करना है। दूसरा, उसमें नैतिक चरित्र का भी निर्माण करना है। बिना नैतिक चरित्र के निर्माण के समाज की कोई व्यवस्था चल नहीं सकती। समाज का कोई सहयोग हो नहीं सकता आपस में जब तक एक व्यक्तियों के बीच में एक नैतिक चेतना शिक्षा के माध्यम से जागृत न हो। इसके अलावा तीसरा उसका उपयोग है कि समाज का निर्माण। एक सक्षम समाज, एक
आत्मनिर्भर समाज, एक समझदार समाज, एक सहयोगी समाज का निर्माण का आधार शिक्षा व्यवस्था होती है। और यह जब ऐसा समाज निर्मित होता है, उसके बाद हमारा एक सक्षम और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है। इसी दृष्टि से भारत की शिक्षा व्यवस्था, हमारी जो संस्कृत जीवन का दर्शन है, इसी पे आधारित था। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे तपःपूर्व मनीषी थे, उन्होंने जब शिक्षा का उद्देश्य और जीवन का उद्देश्य के बारे में विचार किया, तो उन्होंने पाया कि जो जीवन का लक्ष्य है वो तो आत्मानुभव हो सकता है, वो आत्म साक्षात्कार हो सकता है, और जो स्थूल जगत की उपलब्धियां हैं वो उसमें सहयोग या जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हो सकती हैं, लेकिन वो जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। देखिए, इस जीवन में, इस जगत में दो प्रकार के तत्व होते हैं। एक जो है नित्य परिवर्तनशील है, जो ये भौतिक जगत है। इस भौतिक जगत में मनुष्य भी है, अन्य जीव जंतु हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, वनस्पतियां हैं, नदियां हैं, जो कुछ दृश्यमान जगत है वो परिवर्तनशील है। और दूसरा जो तत्व है वो है जो इस व्यक्त समाज का के पीछे, परिवर्तन के पीछे जो शक्ति है, वह शक्ति है अव्यक्त शक्ति, जिसको ईश्वरीय सत्ता भी कहते हैं, जिसकी शक्तियों का ये विग्रह ही जगत है। तो ये दो प्रकार के तत्व हैं इस पूरे संपूर्ण जगत में। हमारे यहाँ ऋग्वेद में इसी को बताया गया है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्यत नस्नन्यो अभिचाकशीति। ये जो एक शाखा पर सख्य और सायुज्य दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक जो अश्वत्थ के सुस्वादु फल को खा रहा है और दूसरा जो साक्षी के रूप में उसको देख रहा है, तो इसी को दो को जीव और ब्रह्म कहा गया है। जो पक्षी फल खा रहा है वह जीव है और जो साक्षी रूप में है वह ब्रह्म है। तो इन दोनों के संयोग से ही यह जगत का संचालन हो रहा है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में इसी तरह का एक मिट्टी की प्रतिमा, इसी श्लोक पर, जो ऋग्वेद का ये श्लोक है, इसी पर एक मिट्टी की प्रतिमा भी मिली हुई है। अर्थात इससे पता चलता है कि हमारा जो वेदों के मंत्र थे, समाज के बीच में उनका, जीवन में उनका संक्रमण भी था, उसको अपनाया भी जाता था। इसका मतलब कई बार विदेशी विद्वान और विदेशी ज्ञान से आप्लावित जो हमारे भारतीय विद्वान हैं, वो भी इसका कई बार भ्रम से व्याख्या करते हैं कि भारतीय जीवन में भौतिक जीवन की उपेक्षा है और एक प्रकार का उनको इसमें पलायनवाद दिखता है कि ये भौतिक जीवन की उन्नति में कुछ करना नहीं चाहते हैं और सिर्फ साधना में रत रहना चाहते हैं। ऐसा उनका इसलिए मंतव्य है कि वो इस दर्शन को ठीक से समझने में अक्षम है। हमारे यहाँ कहा गया है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे हमारा भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति दोनों हो, वही धर्म है। हमारे यहाँ भौतिक जीवन की उपेक्षा नहीं की गई है, केवल उसको जीवन का लक्ष्य नहीं माना गया है। क्योंकि जब आप जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं, तब इस मानसिक सुख और दैहिक सुख को ही आप अपना लक्ष्य मान लेते हैं, और इसमें मनुष्य का नैतिक स्खलन स्वाभाविक है। जब आप भौतिक सुख, दैहिक सुख में जीवन का लक्ष्य जोड़ लेंगे, तो व्यक्ति में नैतिकता का पराभव होना, नैतिकता की गिरावट होना स्वाभाविक है। हमारे यहाँ केवल ये कहा गया कि तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ हृदय कस्यचिद्धनम, कि आप इस भौतिक जगत का त्याग पूर्वक उपभोग कीजिए,
क्योंकि ये स्थूल शरीर के लिए आपको भोजन चाहिए होगा, वस्त्र चाहिए होगा, आवास चाहिए होगा, अन्य सुख सुविधाएं चाहिए होगा, कुछ धन चाहिए होगा। लेकिन वो आप अगर उसको लक्ष्य मान लेंगे, तो जब लक्ष्य मान लेंगे तो फिर उसमें आसक्ति आ जाएगी, और आसक्ति सारे प्रभावों का, सारे पराभव का, सारे गिरावट का मूल होता है। इसलिए हमारे यहाँ जो भी जीवन के, लौकिक जीवन के जो भी धाराएं विकसित हुई संस्कृत में, कोई धारा छूटी नहीं। हमारे यहाँ विज्ञान था, वास्तु था, योग था, ज्योतिष था, आयुर्वेद था, धातु विज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन वह अध्यात्म प्रधान था। उस विषय का ज्ञान हमारे ऋषियों को अपनी साधना, अपने तपस्या के फलस्वरूप इन क्षेत्रों का ज्ञान हुआ। उन्होंने किसी लैब में भूगोल, खगोल, गणित का अध्ययन नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी चेतन अवस्था का पे सिद्धि के द्वारा, साधना के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त किया। इसीलिए वह ज्ञान श्रेयस्कर रहा। और दूसरा जो पक्ष था, जिसने भौतिक जीवन को ही अंतिम लक्ष्य माना और भौतिकता के आधार पर ही अपने ज्ञान विज्ञान की पूरी संरचना ढाली, उसमें जो सबसे बड़ा अभाव था, नैतिकता का अभाव था। क्यों? क्योंकि वो उस आध्यात्मिक चेतना से संपृक्त नहीं थे। इसीलिए आप देखिए कि जो हमारा आयुर्वेद शास्त्र है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हमारा जो योग शास्त्र है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन एलियोपैथी में एक मर्ज ठीक हो सकता है, उससे दूसरा मर्ज उत्पन्न भी हो सकता है। उनका जो धातु विज्ञान है, उनके जो जितने फैक्ट्री इत्यादि हैं, उससे बहुत सारे उपयोगी सामान तो बनते हैं, लेकिन पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। तो कारण यही था कि वो आध्यात्मिक चेतना से असंपृक्त ज्ञान विज्ञान था। हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान की उपेक्षा नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ वो आत्यंतिक कल्याणकारी होना चाहिए सारे मनुष्य और समाज के लिए। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कृषि विज्ञान, वास्तुशास्त्र सब कुछ था, लेकिन उसमें लक्ष्य जो है वो मनुष्य का अधिकाधिक समृद्धि या अधिकाधिक जो है सुख नहीं था, बल्कि जीवन निर्वाह के लिए वो एक साधन मात्र था। हमारे यहाँ पराशर ऋषि का कृषि पाराशरी है, उसमें कृषि संबंधी पूरा ज्ञान है। उसमें हलों की लंबाई, चौड़ाई, कितने बैल वाले हल का क्या रूप होगा, बीजों का चयन कैसे किया जाता है, बीजों का संरक्षण कैसे किया जाता है, ये सब कृषि पाराशरी में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम पर्वमान में सोम को जो है, सोम का वर्णन है, सोम को वनस्पतियों का देवता कहा गया है। ऋग्वेद में गेहूं, धान, जौ इसका उल्लेख आया है। इससे पता चलता है कि उस समय इन अन्न की खेती भी हमारे यहाँ होती थी। यजुर्वेद में बहुत सारे वनस्पतियों का उल्लेख होता है जो विभिन्न रोगों में काम आती है। शतपथ ब्राह्मणों में वनस्पतियों का बहुत उल्लेख है। इसके अलावा बृहत संहिता में बुआई रोपण से के साथ साथ कैसे इसमें उसमें कुछ कीट पतंगे लग जाते हैं, इसका भी उल्लेख है। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र बहुत उन्नत था। आज ज्योतिष शास्त्र का अर्थ ये लगा लिया जाता है कि कुंडली देखना, दिखाना, फलित उसका फलित वाला हिस्सा ही हमारे आज के समाज में व्याप्त है। समाज में ये व्याप्त है वेद यानी पूजा कर्मकांड की पद्धति। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में संस्कृत प्रेमियों, संस्कृत जीवियों का ये कर्तव्य हो जाता है कि जो संस्कृत वाङ्मय में जो ज्ञान विज्ञान है, उसके जो समाजोपयोगी तत्व हैं,
उसको लोगों तक पहुंचाना, नहीं तो ये भ्रम पूरा बना हुआ है। कई बार अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग आते हैं और बताते हैं वेदों और ज्योतिष का केवल उपयोग इतना है कि वो कर्मकांड में उपयोग में आते हैं और ज्योतिष में लोगों का भविष्य फल देखने के उपयोग में। आप देखिए ग्रहों की गति, पूरा का पूरा खगोल शास्त्र, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, भास्कराचार्य, इनके ग्रंथों में पूरा का पूरा जो शास्त्र है ज्योतिष का, उसमें सूर्य को केंद्र माना गया है। आज का विज्ञान भी सूर्य को केंद्र मानता है, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य को केंद्र मानता है। हमारे यहाँ कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि ऋतुओं का कारक सूर्य है। आज देख लीजिए कि पूरा का पूरा भूगोल का जो ऋतु का जो विज्ञान है वो सूर्य पर आधारित है। हमारे यहाँ गर्मी कब पड़ती है? जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, और उस हिस्से में, जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा पहुंचता है, वहां ज्यादा गर्मी पड़ती है। जब सूर्य पृथ्वी परिक्रमा करते करते ऐसे स्थान पर जाती है जहां पर उसको सूर्य का प्रकाश पूरा नहीं मिल पाता है, कम समय तक मिलता है, ठंडा जाती है। समुद्र में सूर्य की किरणें जब ज्यादा पहुंचती हैं तो उसके बाद वाष्पीकरण के उपरांत वर्षा होती है। उस वर्षा से फिर कृषि कर्म होता है। तो ये कि सारा का सारा ये जो चक्र है वो सूर्य केंद्रित है। और हमारे यहाँ भी इस सूर्य को ज्योतिष विज्ञान में केंद्र मान करके ही सब कुछ कहा गया। धातु विज्ञान हमारे यहाँ बहुत उन्नत था। हमारे शास्त्रों में ऋग्वेद में इस्पात तैयार करने की विधि है। ऋग्वेद में एक मंत्र में आता है कि जरती भी औषधि भी पर्णे भी शकुना नाम, कि किस प्रकार से लकड़ी को जला करके और उसमें लोहे को पिघला करके उसमें लकड़ी के बुरादे को मिश्रण करके इस्पात का निर्माण किया जाता है। और ये केवल लिखा नहीं है, समाज में इसका प्रयोग होता था। कुतुब मीनार के जाइए आप दिल्ली में, तो वहां पर एक लौह स्तंभ है, टीवी में भी कई बार दिखाया जाता है। 70 टन उसका वजन है। और उस 70 टन का जो स्तंभ है उसमें सैकड़ों साल से कितने बारिश, तूफान, हवा, धूल, सूरज की किरणें लगी होंगी, लेकिन आज तक बड़े बड़े वैज्ञानिक वहां जाकर के ये पता नहीं लगा पाए कि कैसे इसमें कोई जंग या कोई क्षरण नहीं हो रहा है। किस विधि से ये इस्पात, ये लोहा तैयार किया गया, ये धातु तैयार की गई, इसमें आज तक कोई क्षरण नहीं हो पा रहा है। कोई तो विज्ञान रहा होगा। तो ये ज्ञान विज्ञान हमारे शास्त्रों में मौजूद है, लेकिन समाज के उपयोग में आज ये बहुत नहीं आ पा रहा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में जाइए, उसमें मंदिर में 29 धरने लगी हुई हैं लोहे की, उसमें एक तो 11 मीटर की है। कोल्हापुर में एक मंदिर है, हमारा वास्तुशास्त्र देखिए कितना उन्नत था और कितना उसमें गणित अच्छी थी उनके, हमारे जो वास्तुशिल्पी थे, कि कोल्हापुर में महालक्ष्मी का एक मंदिर है। साल में 2 बार ऐसे अवसर आते हैं, 23 मार्च और 23 सितंबर, जब दिन और रात बराबर होते हैं। उस समय सूर्य की किरणें देवी लक्ष्मी के पाद पर एक बार पड़ती है, फिर उनके हृदय में पड़ती है और फिर उनके बाद मस्तक में पड़ती है। ये एक ऐसा अवसर आता है साल में 2 बार। आप सोचिए कि उस शिल्पकार की या उस शिल्पकारों के समूह की कितनी अच्छी गणित रही होगी कि सूर्य की किरणों के साथ उन्होंने वहां पर सूर्य की किरणों के प्रवेश के साथ अपना वास्तुशिल्प इस ढंग से बनाया कि साल में जब दिन और रात बराबर हो तो सूर्य की किरणें इस प्रकार से पड़े। ये आश्चर्यजनक है। उसके अलावा आप देखिए हमारे यहां का योग शास्त्र था। योग शास्त्र में शरीर के विभिन्न आसनों के द्वारा और प्राणायाम विधि के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने की विद्या मौजूद थी। प्राणायाम में
सांस की गति किस प्रकार से नियंत्रित प्रकार से लेना और निकालना, जिससे शरीर में विष और तमाम सारे रोगों का निदान हो जाए, ये एक विज्ञान था। इस विज्ञान को आज कितना स्वीकार किया जा रहा है। 21 जून को हम विश्व योग दिवस मनाते हैं। पूरे देश में आज योग एक क्रांति के रूप में उभरा है। दुनिया में योग का चलन बढ़ा है, दुनिया ने इसको स्वीकार किया है। कोरोना काल में कितना योग का उपयोग कर रहे थे, आधुनिक चिकित्सक कर रहे हैं योग का उपयोग, दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। ये हमारा विज्ञान था, ये हमारा आध्यात्म था। ये सारे जो ज्ञान हैं वो हमारे ऋषियों ने किसी लैब में नहीं डेवलप किए, उन्होंने अपनी तपस्या के माध्यम से इसको विकसित किया। देखिए, आधुनिक जो समाज है, जो जीवन है, उसमें और हमारे जो प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं थी उसमें जो मूलभूत अंतर है कि हमारे जो ऋषि थे, जो संत थे, वही वैज्ञानिक भी थे, समाज के लिए वो आविष्कारक भी थे। कृषि में कहा जाता है विश्वामित्र ने कोदो, सांवा और काकुन आदि जैसे अनाजों की खोज विश्वामित्र ने की थी। वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ये हमारे विद्वान के साथ साथ ऋषि भी थे। तो हमारे जो ऋषि थे वो साधक भी थे और वैज्ञानिक भी थे। आज क्या है, साधक अलग हैं, वैज्ञानिक अलग हैं। साधक वो हैं जो हमारे अपनी आध्यात्मिक चेतना के विकास में कंदराओं में या किसी आश्रम में अपनी साधना में रत हैं, और वैज्ञानिक वो हैं जो आधुनिक विज्ञान के माध्यम से नए नए प्रयोग कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के ज्ञान के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो ये जो अलगाव हुआ विज्ञान और अध्यात्म का, ये भारत की परंपरा नहीं रही है। भारत में विज्ञान और अध्यात्म एक साथ जुड़े रहे, इसलिए विज्ञान हमेशा नैतिकता से जुड़ा हुआ रहा, कभी अनैतिक विज्ञान नहीं रहा। लेकिन आज के वैज्ञानिक के लिए यह है कि वो इस स्थूल जगत के सूक्ष्मतम स्वरूप को जाने की यही उसका उद्देश्य है। उसमें नैतिकता का अगर क्षरण भी होता है तो उसकी चिंता उसको नहीं है, क्योंकि वो एक इस जगत के अनसुलझे रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहा है। विज्ञान हमारे यहाँ था, इतना था कि आज के वैज्ञानिक उसी तथ्य को जानकर के नोबेल प्राइज पा गए। महाभारत के शांति पर्व में आता है कि पौधों में ठंड का एहसास होता है, पौधों में गर्मी का एहसास होता है, पौधे जब बिजली गिरती है तो कांपते हैं, उनको गंध का भी आभास होता है। शांति पर्व में एक प्रकरण आता है जिसमें भारद्वाज मुनि पूछते हैं भृगु जी से कि पौधों में को कैसे पंचरचित माना जाए, तो कहते हैं कि पौधे भी हमारी ही तरह चेतना से युक्त हैं। ये आया शांति पर्व में। और इसी तथ्य को भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक, या भारतीय मूल के तो थे लेकिन उन्होंने अनुसंधान जो किया वो अमेरिका में जाके किया, हरगोविंद खुराना, उनको पौधों के इसी स्वभाव का की खोज करने के ऊपर नोबेल प्राइज मिला, जो हमारे यहाँ पहले से उपलब्ध है, प्रमाण के रूप में उपलब्ध है। आप बताएं, सोचें कि उन ऋषियों को कैसे यह ज्ञान था। जब इतनी बड़ी बड़ी लैब आ गई, इतने बड़े बड़े यंत्र आ गए, तब उन्होंने उससे प्रयोग करके जाना। इसीलिए हम लोगों से एक और गलती होती है। गलती ये होती है कि हम अपनी सारी परंपराओं को, हम अपने सारे ज्ञान विज्ञान को, हम अपनी जीवनचर्या को, भारतीय जीवनचर्या को बार बार विज्ञान से प्रमाणित करना चाहते हैं। हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बड़ा विज्ञान था, देखिए हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है क्योंकि पीपल ऑक्सीजन देता है। हमारे यहाँ हल्दी का प्रयोग होता था, हल्दी एंटीबायोटिक है। हमारे यहाँ नीम का प्रयोग होता था, नीम एंटीबायोटिक है। ये कुछ ऐसा है, उल्टा हम कह रहे हैं हमारी दृष्टि से। हमारा आध्यात्म का ऐसा लगता है जैसे हमारा आध्यात्म विज्ञान का अनुकरण कर रहा है, और वस्तुस्थिति उल्टी है। विज्ञान
हमारे आध्यात्म का अनुकरण करता है। जो बात हमारे आध्यात्म में प्रामाणिक रूप से विद्यमान है, उस चीज को आज का विज्ञान अनुकरण करके अपने माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। हमारे यहाँ तो पीपल की पूजा बहुत पहले से होती थी, तो हमने विज्ञान का अनुकरण किया या विज्ञान ने हमारा अनुकरण किया? हमारे यहाँ शुभ कार्यों में हल्दी का उपयोग होता था, नीम प्रतिदिन की वस्तुओं में था। तो विज्ञान हमारे अध्यात्म के पीछे चल रहा है। जहां विज्ञान समाप्त होता है वहां से हमारा अध्यात्म शुरू होता है। इसीलिए कई बार हम फेर में पड़ जाते हैं कि जहां कहीं कोई चीज हमारी अगर विज्ञान से प्रमाणित नहीं हो रही है तो हम उसके लिए जबरदस्ती का एक विज्ञान खोजने का प्रयास करते हैं। हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारी आध्यात्मिक चेतना के लिए जो हमारे ऋषियों ने हमारे साधकों ने जो प्रमाण के रूप में लिख दिया, वो हमारे लिए प्रमाण है। विज्ञान अपने स्रोत खोजे, ये उसकी जिम्मेदारी है। हमारे स्रोत स्वतः प्रमाणित है। पौधों की जीवंतता के बारे में बृहदारण्योपनिषद में भी आया है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद में एक जगह आया है, यथा वृक्षो वनस्पतिस्तैव पुरुषो मृषा तस्य लोमानि पर्णानि तगस्त्यो पट्टिका बहि। अथर्ववेद में फसलों को चूहे, टिड्डी, कीड़ों से बचाने के लिए कहा गया है कि शतपुष्प बीच में लगाइए, वो वेराक्षी का पौधा लगाइए। ये सब हमारे यहाँ आया है। तो हमारा जो कृषि विज्ञान था, जो हमारा ज्योतिष शास्त्र था, जो हमारा वास्तु शास्त्र था, वो बहुत उन्नत था। चीन का एक यात्री था इत्सिंग, नालंदा आया था, 10 साल रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय की उसने भवनों को निर्माण क्या कहा कि अद्भुत। इस पे 8-8 बड़े सभागार थे, 300 कमरे थे। ये सारा हमारा वास्तु शास्त्र था। इस दृष्टि से हमारा जो जीवन का भी विज्ञान है वो बड़ा उन्नत था। और आज आजादी के अमृत महोत्सव में जब नए भारत के निर्माण की बात हो रही है, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है, तब ये बात आती है कि भारत विश्व गुरु बनेगा कैसे। तो कहा जाता है कि जो भारत का ज्ञान विज्ञान था उसको नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करके हम फिर से विश्व गुरु के रूप का स्थान पा सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप देखे होंगे एक शब्दावली आ रही है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। आजकल इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। अभी पिछले हफ्ते 29, 30, 31 को दिल्ली में इसकी एक बड़ी प्रदर्शनी, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें देश के कोने कोने से लोग आए थे जो इस बारे में चर्चा कर रहे थे प्रदर्शनी में कि हम भारत की ज्ञान परंपरा को कैसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम उपयोगी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। अपना विश्वविद्यालय भी उसके में प्रतिनिधि रूप में प्रतिभाग किया। तो ये जो भारत की ज्ञान परंपरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया गया है, उसमें इस ज्ञान विज्ञान की चर्चा है कि ये अब अपने पाठ्यक्रम का विषय वस्तु होना चाहिए। अभी ये उस रूप में पाठ्यक्रम की अलग अलग लोगों ने काम तो किया है, शोध किया है, लेकिन एक पाठ्यक्रम के रूप में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम के रूप में सामान्य पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो पाया है। आज हम भूगोल पढ़ते हैं तो आधुनिक भूगोल ही पढ़ते हैं, अपना भूगोल नहीं पढ़ते हैं। जबकि हमारे यहाँ पंचांग कितना अच्छा ज्योतिष का विज्ञान था, गणित था, जिसमें हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की गणना जो है वर्षों पहले कर लेते थे। हमारे ज्योतिष शास्त्र बता देते थे कि 10 वर्ष बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण कहाँ कैसे लगेगा। ये सारी चीजें थी। तो आज उस ज्ञान विज्ञान को समाज के सामने लाने की आवश्यकता है और एक भ्रम समाप्त करने की आवश्यकता है कि संस्कृत का जो विज्ञान है, जो ज्ञान है, वो केवल कर्मकांड या फलित ज्योतिष तक सीमित नहीं है।
उसमें समाजोपयोगी ज्ञान है। हमारे यहाँ आज अभी जो नैक आपने सुना होगा, नैक का मूल्यांकन हर संस्थाओं को, उच्च शिक्षा की संस्थाओं को कराना पड़ रहा है। उन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया बनाए हैं और सुझाव है कि इस क्राइटेरिया के अनुरूप आप अपनी शिक्षण संस्था का निर्माण करिए। तो उस क्राइटेरिया में उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया है कि शिक्षण संस्था में कोई अगर छात्र आता है तो उस छात्रों के, बहुत सारे छात्र आते हैं, सबकी क्षमता अलग अलग होती है और उस अलग अलग क्षमता के हिसाब से आपको उसकी देखभाल करनी है शिक्षा की। उसको उन्होंने कहा आपको पहले जब छात्र प्रवेश करता है तो स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर, इन दोनों का विभेद करना है, यानी मेधावी छात्र और औसत छात्र। इन छात्रों के बीच में आपको विभेद करके ग्रुप बनाना है। हमारे यहाँ ऋग्वेद में पहले से आया है। ऋग्वेद में प्रकरण आता है कि एक ही विषय वस्तु को एक ही गुरु द्वारा पढ़ने वाले छात्र अपने अपने मानसिक स्तर के हिसाब से अलग अलग ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे तो 2 ही कोटि बनाई है नैक में, स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर। हमारे यहाँ 3 कोटि बनाया था, महाप्रज्ञान, मध्यम प्रज्ञान और अल्प प्रज्ञान। जो मेधावी थे उनको कहा महाप्रज्ञान, जो मध्यम थे उनको कहा मध्यम प्रज्ञान, और जो बहुत मेधावी नहीं थे, एवरेज थे, औसत थे, उनको कहा अल्प प्रज्ञान। तो ये विभाजन का विज्ञान छात्रों की क्षमता के हिसाब से हमारे यहाँ उपलब्ध था। इसमें एक और ध्यान देने वाली है कि आज के आधुनिक विज्ञान की, आधुनिक शास्त्र की, आधुनिक समाज की, आधुनिक व्यवस्था की भी मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा। अगर हम सीधे सीधे आलोचना कर देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आज जीवन हम जिस हिसाब से जी रहे हैं उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और जो स्वीकार कर रहे हैं उस हिसाब से जी नहीं रहे हैं। और हमारे यहाँ ये परंपरा भी नहीं रही किसी ज्ञान विज्ञान की, किसी शाखा को, किसी उन्नति को, किसी व्यवस्था को की आलोचना की जाए। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधिम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है कि वह मंत्र नहीं है, कोई भी पादप ऐसा नहीं है जो औषधि नहीं है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, पुरुष ऐसा नहीं है जो अयोग्य है। केवल उनका उपयोग करने वाला जानना चाहिए। तो आज के आधुनिक ज्ञान विज्ञान ने भी बड़ी प्रगति की है। आज का चिकित्सा विज्ञान बहुत उन्नत है, उसने भी प्रयोग किया है, उसने गलतियां भी की हैं, गलतियां सुधारी भी हैं, और प्रयोग में आज बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, किडनी, ब्रेन, हार्ट, क्या क्या बदल दिया जाता है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। आज हम देखिए घर बैठ करके और इस विज्ञान के तरंगों के, इस विज्ञान के द्वारा उपग्रहों के माध्यम से हम आपसे जुड़ रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं, तो इस विज्ञान को छोटा नहीं माना जा सकता। इसकी अपनी उपलब्धियां हैं, इसको खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें अपने मूल को भी भूलना नहीं चाहिए, और मूल और इस आधुनिक विज्ञान के संयोग से प्रयोग करने की आज आवश्यकता है कि हम कैसे प्रयोग करें कि हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान राशि है उस ज्ञान राशि का और आज की जो ज्ञान राशि है उसके साथ हम संयोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या नए प्रयोग कर सकते हैं, इसकी आज आवश्यकता है। गांधी जी कहते थे कि हमें अपने मकान की, अपने घर की, अपने कमरे की खिड़कियां खुली रखनी है और अपने पैरों को जमीन पे रखना है। कारण यह है कि हम अपनी जड़ से जुड़े रहें, लेकिन हम बाहर की ताजी हवा आने दें। बाहर के ज्ञान विज्ञान की उपेक्षा करके हम कोई प्रगति की कल्पना नहीं करना चाहते। आज की प्रगति तभी संभव है जब हम अपनी मूल प्रकृति, अपनी आध्यात्मिक चेतना, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति की प्रकृति के अनुरूप और आज के विज्ञान, आज के समाज दर्शन, आज के अर्थशास्त्र के हिसाब से दोनों को मिला करके हम एक लोक के कल्याण के लिए जो विकास हो उसके लिए कहें।
आज हम हवाई जहाज का उपयोग नहीं छोड़ सकते, गाड़ियों का उपयोग नहीं छोड़ सकते, लेकिन पर्यावरण की चिंता तो हमको करनी होगी। पर्यावरण की उपेक्षा तो नहीं कर सकते। आज पर्यावरण बहुत बड़ा संकट बढ़ा है। कहा जा रहा है पृथ्वी गर्म हो रही है, आने वाले कुछ वर्षों में कुछ पृथ्वी का जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इसके साथ भी हमको जीना होगा। हमें सुख सुविधाओं को ऐसे ढंग से विकसित करना होगा जिसमें पर्यावरण की हानि न होती है। हमारे यहाँ बड़ी पर्यावरण की बड़ी वो की गई है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। इस धरती माता को माता माना गया है, स्वयं को पुत्र माना गया है। तो उसमें भाव यही था कि जब हम धरती को माँ मानेंगे तो इसके साथ किसी प्रकार का अनाचार नहीं कर सकते। इसके साथ एक हमारा मोह होगा, मातृत्व भाव से हम इसमें वात्सल्य भाव से यहाँ रहेंगे, और तब हम इस धरती को शोषण की दृष्टि से नहीं देखेंगे। हमारे यहाँ नदियाँ देवी का रूप मानी गई हैं, वृक्ष हम पूजा करते रहे हैं, पर्वतों की पूजा, प्रकृति की विभिन्न रूपों की हम विभिन्न माध्यमों से पूजा करते रहे हैं। और हमारे जो त्योहार है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, इसमें ये साफ साफ संक्रमण दिखता है, जिसमें हम प्रकृति की पूजा करते हुए दिखते हैं। इसीलिए हमारे समाज का जो हमारा जो व्यक्तिगत जीवन था समाज का, उसमें हम इस प्रकार की हरकतों को पाप समझते थे। हरे वृक्ष को काटना हमारे यहाँ अभी तो दुनिया ने सीखा ही नहीं था कि हरे वृक्ष को काटने से पर्यावरण की हानि होती है। तो 100-200 साल से लोगों ने जानना शुरू किया। हमारे यहाँ तो पहले से ही हरा वृक्ष काटने को पाप कह दिया गया। तो पर्यावरण के लिए हमारी अपनी एक संवेदना थी, लेकिन शायद हम इससे कटे भी हैं। अभी पिछले दिनों जो है एक अमेरिका के विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर, मिशिगन यूनिवर्सिटी वहाँ की बड़ी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, विश्व के जो है 20-25 विश्वविद्यालयों में होता है, उसके एक सोशियोलॉजी के प्रोफेसर एरिक गेडेसे भारत आए थे। तो उनका आलेख छपा अखबारों में। उन्होंने कहा कि मैं आश्चर्यचकित होता हूँ कि भारतीय अपनी इस महान संस्कृति को छोड़ करके क्यों पाश्चात्य संस्कृति अपना रहे हैं। उन्होंने संयुक्त परिवार व्यवस्था को तोड़ करके बहुत बड़ा अपना नुकसान किया। उन्होंने बुजुर्गों की खुशी संयुक्त परिवार व्यवस्था में है, बच्चों का संस्कार उसमें मिलता है, एक नैतिकता के भाव का प्रस्फुटन होता है, एक सामाजिक सहयोग के भाव उसमें पैदा होता है, और विज्ञान की भी तमाम सारी चीज़ों के बारे में वो बड़े चिंतित दिखे। ये आज के इस हमारे राष्ट्र के निर्माण में हमारे जो शास्त्र की भूमिका है उसको इस दृष्टि से देखा जा सकता है। और इसीलिए अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो हमें अपने मूल को पहचान करके, जो हमारा संस्कृत शास्त्र है उसको पहचान करके, उसके ज्ञान विज्ञान को पहचान करके, उसके जो सामाजिक उपयोग का जो तत्व है उसको समाज के सामने परोसने की आवश्यकता है। और संस्कृत इसीलिए जीवंत भाषा है कि वो केवल संवाद की नहीं, संस्कार की भाषा है, समाज निर्माण की भाषा है, राष्ट्र निर्माण की भाषा है। और इसीलिए कहा भी गया था कि एतद् देशस् प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः संसम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। हमारे यहाँ संस्कार का जो रूप था, जो परंपरा थी, वह समाज में किसी के पास डिग्री हो या न हो, लेकिन वो संस्कार सब में था। एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, समय हो रहा है, कि जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने राजनीतिक दृष्टि से तो भारत पे कब्जा कर लिया, लेकिन उनको लगा कि जब तक हम इस समाज के मन और मस्तिष्क पे अपना कब्जा नहीं जमाएंगे तब तक यहाँ पर सफलतापूर्वक दीर्घ काल तक शासन नहीं कर पाएंगे। तो इनका एक अंग्रेज अधिकारी आया, आप लोग नाम सुनोगे मैकाले, जिसने यहाँ एक अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था की एक नींव रखी उसने। तो मैकाले जब यहाँ से गया इंग्लैंड, तो वहाँ की पार्लियामेंट में उसने एक अपना नोट दिया, रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट का एक छोटा सा अंश है
उसने कहा कि मैं इस देश में पूरे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तक भ्रमण किया, यहाँ मुझे कोई आदमी भिखारी नहीं दिखा, कोई आदमी चोर नहीं दिखा, सारे आदमी संस्कारवान दिखे। और इस राष्ट्र को हम तब तक नहीं जीत सकते जब तक कि इसके शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदल सकते, और शिक्षा व्यवस्था को बदल करके ही हम उसके बाद उन्होंने अपनी एक अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था आई, हमारी जो गुरुकुल पद्धति जो पाठशाला व्यवस्था थी उसकी उन्होंने कमर तोड़ दी। उसने हमारा संस्कारों और शिक्षा का जो संबंध था उसका बिखराव हुआ। स्वाभाविक रूप से उसका असर समाज में भी आया, और सबसे बड़ा असर आया हमारे मन और मस्तिष्क पे कि हम अपने ही परंपराओं, अपने ही समाज के प्रति, अपने ही ज्ञान विज्ञान को संदेह और हेय की दृष्टि से देखने लगे। तो जो हमारे शरीर की गुलामी थी उससे ज़्यादा हमारे मन की गुलामी हमारे ऊपर हावी हो गई, और ये मन की गुलामी हमारी आज़ादी के बाद भी जारी रही, क्योंकि हमारी व्यवस्था, हमारी सोच, हमारी शिक्षा, हमारी सारा का सारा समाज उससे अलग नहीं था। लेकिन एक समय था, आज हमारे पास 75 वर्ष बीत गए हैं आज़ादी के, हम पुनः एक बार अपनी जड़ों की ओर लौटने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। इस क्रम में हम सबको अपने अपना आहुति देना पड़ेगा। ये किसी एक सरकारी योजना से नहीं हो सकता, कुछ लोगों के प्रयास से नहीं हो सकता, ये समाज के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। आज के इस अवसर पर आप सबका मैं पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप सब जुड़े, और धैर्यपूर्वक मैं देख रहा हूं प्रतिक्रिया भी लोगों की आ रही है, और लगभग 45 मिनट से ज़्यादा समय हो चुका है। मैं पुनः इस पूरे सप्ताह व्यापी आपके इस कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करता हूं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।